अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड बेनिफिशियल और डेट्रीमेंटल टू द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगर डेट्रीमेंटल है या बेनिफिशियल है। वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से आपका ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन क्या है और किस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड इफेक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन को। उसके हमने आर्गूमेंट्स देखे थे जिसमें हमने बिग पावर्स को देखा किस तरह वो एक्सपैंड करती हैं और किस तरह एग्रीमेंट्स करती हैं। फिर हमने देखा स्मॉल और मिडल पावर्स किस तरीके से हार्ड हेजिंग करती हैं। फिर हमने देखा था कि वो ओमनी अलाइनमेंट की पॉलिसी, स्टेट्स की रीजनलिज्म की पॉलिसी, इंटरडिपेंडेंस कैसे इंक्रीज करती हैं। और फिर हमने एक स्टांस लिया था जिसमें मैनिफेस्टेशन हमने बताई थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इज बेनिफिशियल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हमने यूएस चाइना कंपटीशन को बताया था कि वो कैसे इन्हांस कर रहा है कोलैबोरेशन इन मिडल ईस्ट, और फिर रशिया की एशियन स्टेट के साथ कोलैबोरेशन, जो कि सारी चीज़ें शो करती हैं आपकी ग्लोबलाइजेशन। फिर इंडियाज़ की पॉलिसी, इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का बताया। ब्रिक्स को हमने देखा, एससीओ को देखा। ये सारे मैनिफेस्टेशंस ही है ना जो कि शो कर रही हैं कि फिर हमने मिडल ईस्ट और इनकी रीजनलिज्म की पॉलिसीज़ देखी थी जो कि इनहांस कर रही हैं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी इंश्योर हो रही है। अब हम देखेंगे कि कंडीशंस कौन सी हैं जो कि ये बताती है कि मल्टीपोलर ऑर्डर कब डेट्रीमेंटल हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वॉर सिनेरियोज ट्रिगर ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस। अगर वॉर होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर वॉर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स आते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूएस एंड ईयू पुट सैंक्शंस ऑन द रशिया, बैन की थी उनके हाइड्रोकार्बन्स को, उसके एसेट्स को सीज किया, उनको स्विफ्ट पेमेंट से बैन किया और सारी चीज़ों पे उनको सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे। ठीक है, यही वाली चीज़ बुक में एक्सप्लेन की गई है। द इकोनॉमिक वेपन वैसे तो 2022 में रिलीज हुई थी ये निकोलस मल्डर की। इसमें उसने ये बताया था इकोनॉमिक सैंक्शंस हैव बीन यूज्ड एज अ इकोनॉमिक टूल, एज अ वॉर टूल सिंस वर्ल्ड वॉर 1 से। इसमें आपका लीग ऑफ नेशन में इसको यूज़ किया गया। उसके बाद जब वॉर मतलब सारी चीज़ें हुई तो एक इकोनॉमिक सैंक्शंस को काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है फॉर कंट्रोलिंग दी स्टेट्स, रोग स्टेट्स। तो ये यहाँ पे हमने बताया कि अगर इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड वॉर सिनेरियो होगा तो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट होगी, डेट्रीमेंट होगी। फिर आ गया इंटेंसिव यूएस चाइना कंपटीशन दैट ओवरराइड्स कोऑपरेशन एंड ट्रेड वॉर्स। अच्छा, अब हमने ये बताया है कि ऐसे सिनेरियो में अगर यूएस चाइना की कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है और उसकी वजह से कोऑपरेशन को इम्पैक्ट होता है तो ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होगी। ठीक है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हम देख लें, बैनिंग चाइनीज फर्म्स फ्रॉम द अथॉरिटी। यूएस चाइना की जो ट्रेड थी वो $1000 बिलियन थी। ठीक है, इट्स अ ह्यूज ट्रेड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल इन्होंने ट्रेड अब बैरियर्स लगाने शुरू किए ट्रंप ने, और आके इन सारी की ट्रेड्स लेस होती गई, कम होती गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। उसने ये बात की है कि हमने कॉपरेशन विद कंपटीशन चाइना के साथ बढ़ाना है। कंपटीशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉपरेशन भी करेंगे लेकिन कंपटीशन भी चलेगा यूएस के साथ। तो ये वाली सिनेरियो में तो हमें नज़र आ रहा है, जो हमने ऊपर बातें की थी वो सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइजेशन इन्हांस होती जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इंटेंसिफाई होता है ताइवान के इशू पे या कोई भी इशू आता है तो फिर आपकी ये इम्पैक्ट करेगी ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट इज ब्लॉक पॉलिटिक्स एंड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स कैन डैमेज इकोनॉमिक ट्रेड। यहाँ पे हमने ये बात की है कि यूएस इज अर्जिंग स्टेट्स टू अबेंडन जो आपकी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स की पॉलिसीज है, या ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रहा है यूएस की तरफ से और इन सारी चीज़ों की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके इकोनॉमिक ट्रेड या ट्रेड टाइज खराब होंगे, एक स्टेट के साथ दूसरी स्टेट के साथ अच्छे होंगे, एक के साथ खराब होंगे, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट करेगा किसको, ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, यूएस लॉन्च B3W इन विद मतलब प्लेटफॉर्म G7 के प्लेटफॉर्म से यूएस ने लॉन्च किया B3W इन ऑर्डर टू काउंटर BRI। तो मतलब इसका ये है कि अगर यूएस ये वाली वार्निंग दे दे कि आपने ज्वाइन करना है B3W और चाइना की BRI को छोड़ देना है, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट होगी, इफेक्ट होगी। यूएस पॉलिसी एस वर्सेस देम, जो कि एक बुक भी है एस वर्सेस देम, फेलियर ऑफ ग्लोबलिज्म, कुछ इस तरीके से। तो उसमें भी यही वाली बात एक्सप्लेन की है कि अगर यूएस ये आपकी ये वाली पॉलिसी इस तरीके से परसीव करेगा एस वर्सेस देम और अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेसीज, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट होगी। इसको स्ट्रेटेजिक नार्सिसिज्म कहते हैं। इस बुक के इस वाले आर्टिकल के अंदर ये जो मैंने लिखा है, मल्टीपोलर एरा आर्टिकल हाईलाइटेड दैट द यूएस इज परसीविंग कंपटीशन एज अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसीज। वो ये कह रही थी इसके अंदर, मतलब ऑथर माइकल सिंह ने ये कहा है कि भाई जो यूएस है ना वो इस तरह परसीव करता है कि वो जो आपस में कंपटीशन है वो अथॉरिटेरियन और वो स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स नहीं है, वो अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेसी, वो आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है। वो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरीज को बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करती है और ये बताते हैं कि भाई ये इस तरीके से अगर परसीव करेगा यूएस और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप और ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाएगा मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो इफेक्ट होगी, वो डेट्रीमेंटल हो जाएगा ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के लिए, और ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होगी। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड थ्री
3 आर्ग्यूमेंट्स जिसमें हमने ये बताया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड डेट्रीमेंटल होता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका क्या वेज हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को इन्हांस करने के लिए इन दिस मल्टीपोलर एरा, ठीक है, इन दिस हाईली पोलराइज्ड एरा जिसमें आपके बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। सबसे पहला ये मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे दिया है, सेलेक्टिव डीकपलिंग ऑफ इंस्टिंक्टिव ऑफ डीकपलिंग इज व्हाट बिग स्टेट्स नीड। अब बिग पावर्स को जो करना चाहिए ना, ये वाला आर्गुमेंट दिया था डॉक्टर मैगन ओसुलिवन, ये मेंबर ऑफ फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है यूएस के अंदर। उन्होंने ये बताया था कि सेलेक्टिव डीकपलिंग करनी चाहिए यूएस और चाइना को, ठीक है। सेलेक्टिव डीकपलिंग का मतलब ये है कि नॉट टू मतलब ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन को डी ग्लोबलाइजेशन नहीं करा जाए, डीकपलिंग ना की जाए, सेलेक्टिव की जाए। मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि बहुत क्रिटिकल हैं उसके ऊपर उनको डीकपलिंग करने की जरूरत है, लेकिन नॉट ऑन ऑल ऑफ दीज इकोनॉमिक टाइज को कम नहीं किया जाए, इंटरडिपेंडेंस को कम करने की जरूरत नहीं है, अपनी ट्रेड को कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के सर्वाइवल के लिए, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला तो वे ये बताया कि किस तरीके से आप ग्लोबलाइजेशन को स्टिल एग्जिस्टेंट रख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी के मॉडल को ले सकते चल सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी जो हम यहाँ पे इसके अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल ऑफ द अबव अप्रोच, ये मैंने उसी आर्टिकल में इसने हाईलाइट किया था जो मैंने आपको बताया मिडल ईस्ट वाला माइकल सिंह वाले आर्टिकल में, उसने ये बताया कि नीड फॉर ऑल ऑफ द अबव अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप ये वाले अप्रोच लेके चलेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट नहीं होगी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट, यूएई, बहरीन के, सऊदी अरब, इजिप्ट, कुवैत आर परसुइंग दिस पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एडवांसिंग इकोनॉमिक रिलेशंस बाय रिमेन ओमनी अलाइंड नॉट नॉन अलाइंड और ऑन अलाइंड। इससे ये है कि वही मैंने ऊपर वाली बात की कि आप स्टेट्स के साथ, दोनों के साथ एग्रीमेंट रखें, दोनों के साथ परसू करें, और स्टेट्स को चाहिए कि नार्सिज्म की पॉलिसी को ख़त्म करें। ये हमने आगे डिस्कस किया होगा, स्ट्रेटेजिक नार्सिज्म। तो एक तो ये बात होगी कि ऑल ऑफ द अबव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये बेसिकली टर्म है, ठीक है, ये उसी माइकल सिंह ने बताई थी। अच्छा, 2 हो गई बातें। फिर तीसरी चीज़ ये है मैक्सिमाइजिंग कंपटीशन अंडर कोऑपरेशन विदाउट कन्फ्रंटेशन। अब यूएस चाइना की जो कंपटीशन है ना, दैट मस्ट नॉट बी टर्न इनटू एन हॉट वॉर, जो कि कोल्ड वॉर तक तो समझ आती है। अगर कोल्ड वॉर रहेगी, कंपटीशन रहेगा, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इन्हांस होगा, ठीक है। यूएस चाइना कंपटीशन विद द कॉपरेशन डिस्कस बाय बाइडेन जी जिनपिंग। अच्छा, बाइडेन और जी जिनपिंग ने एक मीटिंग की है G20 के समिट से पहले, जो मैंने आपको बताया 2022 के अंदर बाली के अंदर इंडोनेशिया में। उन्होंने यही बात की है कि भाई हम अब कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, कंपटीशन होगा लेकिन विद कॉपरेशन होगा, और जो कि होना भी चाहिए, जो कि हम यहाँ पे वेस्ट बता रहे हैं। दे डिस्कस नॉट टू कन्वर्ट दिस कोल्ड वॉर और कंपटीशन इनटू द हॉट वॉर, और कन्फ्रंटेशन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने एक बताया कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइज वेलफेयर करता है। वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन को इन्हांस होगा, आपका कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपकी मल्टीपोलर वर्ल्ड इंश्योर कराएगी ग्लोबलाइजेशन को। सेम इज सीमिंगली एप्लीकेबल इन द आईआर इन मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो कॉपरेशन मैक्सिमाइज करने की जरूरत है अलॉन्ग विद द कंपटीशन, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ग्लोबलाइजेशन। फिर आ जाता है यूएस शुड शन स्ट्रेटेजिक नार्सिसिज्म एंड शुड रिस्पेक्ट पार्टनर्स के इश्यूज को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, वॉर्स को। इसके अंदर मैंने बताया, माइकल सिंह ने अपने आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है कि यूएस क्या करता है, स्ट्रेटेजिक नार्सिसिज्म का शिकार है। वो अपने इश्यूज को इश्यूज समझता है और दूसरों के इश्यूज को इश्यूज नहीं समझता। अब ये जो जयशंकर ने भी यूरोप के एक एंकर ने जो सवाल किया था कि आपके इश्यूज में आपने एक साइड नहीं ली, तो उसने बोला कि Why these all Europe issues are considered as the global issues? हमारे इश्यूज को आप ग्लोबल नहीं समझते और अपने इश्यूज को बोलते हैं कि ग्लोबल इश्यूज समझना चाहिए। तो उन्होंने बहुत एक हार्ड स्टांस लिया। ओवरऑल यहाँ भी यही बात हो रही है कि यूएस को अपने एलाइज के इश्यूज को इश्यूज समझना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट चाइना वाला वो वाला भी ले रहे हैं, यूरोप वाला, कि यूरोप भी ये हाईलाइट कर रहा है कि दिस इज नॉट आवर वॉर, ये यूएस की वॉर है, जो जिसमें हम लोग शिकार हो गए और हम लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं एनर्जी क्राइसिस और ये सारी चीज़ों की वजह से। तो ये एक ब्रॉड हॉराइजन है इसका, ठीक है, जिसके यूएस को ये नहीं करना चाहिए और इनको ओवरऑल अलग अदर पार्टनर्स के भी इश्यूज समझना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात हो गई। यूएस अलाउड स्टेट्स टू बाय रशियन ऑयल। अब उसकी वजह से ये मतलब एक पॉलिसी यहाँ पे मैंने ये बताई है कि यूएस ने अब अलाउ करना शुरू कर दिया है स्टेट्स को कि भाई आप रशिया से ऑयल खरीदें, ठीक है, आपकी अगर इकोनॉमी खराब हो रही है, सारी चीज़ें, तो इस तरह की पॉलिसीज मतलब एप्लीकेबल हैं। अगर ये वाली चीज़ अलाउ कर रहा है यूएस, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव होगी। लास्ट में आ जाता है इफेक्टिव हार्ड हेजिंग एंड ओमनी अलाइंड पॉलिसी शुड बी परस्यूड बाय द मिडल एंड स्मॉल स्टेट्स। मतलब ये कहा है लास्ट में कि स्टेट्स को क्या करना चाहिए, इफेक्टिवली हार्ड हेजिंग करनी चाहिए और ओमनी अलाइंड की पॉलिसी को परसू करना चाहिए, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पे बुक का रेफरेंस दिया, वही जॉनथन हाउसलैक फेवरेट, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि उसने हार्ड हेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि बेनिफिट फ्रॉम द बिग पावर्स विदाउट जॉइनिंग एनी ब्लॉक, किसी ब्लॉक को ना ज्वाइन करें। ओमनी अलाइंड का जो मैंने कॉन्सेप्ट माइकल सिंह के आर्टिकल से दिया है कि मीन्स टू एग्री ऑन द सर्टेन इश्यूज दैट बेनिफिट इकोनॉमिकली। अब आप उसी इश्यूज पे उस स्टेट के साथ अलाइंड हो जाएं जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा हो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होने के लिए अगर आप अलाइन हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगी। तो ये कंक्लूजन इसका सिंपल, अपने ये वाला आर्गुमेंट लास्ट में वे फॉरवर्ड देना। तो
तो लास्ट में आपने कंक्लूजन देना है, उसी सारी चीज़ों को बताएं, एक्सप्लेन करें कि हमने किस तरीके से यहाँ पे ये बताया कि वे फॉरवर्ड्स बताए थे कि किस तरह आप ग्लोबलाइजेशन को इन्हांस कर सकते हैं इन दिस मल्टीपोलर एरा। काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स दिए, उसके साथ डेवलपमेंट्स, उसके बाद बुक रेफरेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, फैक्ट फिगर्स। और इससे पहले हमने 3 चीज़ें ऐसी डिस्कस की कि जो बता सकती हैं, जो सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं कि इन दिस वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट होगी, और हो भी रही है ऑब्वियसली, ये वॉर होगी तो इम्पैक्ट होगी। न्यूक्लियर थ्रेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और शुरू में हमने उससे पहले क्या डिस्कस किया, काफ़ी सारी हमने मैनिफेस्टेशंस देखी, मिडल ईस्ट देखा, एससीओ, ब्रिक्स, इंडिया की हार्ड एजिंग देखी, रशिया की वो टेंडेंसी देखी, और जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखा, जो कि ये सारी डेवलपमेंट शो करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड एक बेनिफिशियल होती है फॉर ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले हमने इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी देखी थी कि किस तरीके से ये सारी मल्टीपोलर वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन आपस में कनेक्टेड है, जिसमें हमने रीजनलिज्म की पॉलिसीज़ देखी थी, और ओमनी अलाइनमेंट देखी थी, मिडिल की स्टेट्स की हार्ड एजिंग देखी थी, और ग्रेट पावर्स कैसे इंपैक्ट करती हैं ये देखा था हमने। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड एन इंपॉर्टेंट आउटलाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहा है आजकल। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो. Do like, share and comment on my videos. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.